हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला और लैप्लास करेक्शन। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे न्यूटन अंकल ने फिजिक्स में क्या गलती की थी। तो बेसिकली यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन अंकल ने साउंड की स्पीड को निकालने के लिए एयर में क्या फॉर्मूला यूज़ किया था और उससे ने क्या वैल्यू मिली। तो वो जो वैल्यू आई वो एक्चुअल वैल्यू से 15% कम आई, यानी न्यूटन अंकल ने कुछ ना कुछ गलती की थी। तो न्यूटन अंकल ने क्या गलती की और उस गलती को किसने सही किया, तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स फार्मूला की, तो न्यूटन्स फार्मूला में बेसिकली साउंड वेव की वेलोसिटी को फाइंड आउट किया गया एयर के अंदर। और आपको पता है साउंड वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है और एयर एक गैसियस मीडियम है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी गैसियस मीडियम में ट्रैवल करता है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था। तो वो जो फॉर्मूला था बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बटे में रू। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। यहाँ पे के का मतलब है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो का मतलब है डेंसिटी। तो के का क्या मतलब है यहाँ पे, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और रो का मतलब है डेंसिटी, रो का मतलब है डेंसिटी। और वी का मतलब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी साउंड की रफ्तार। सो बच्चों, ये बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला है गैसियस मीडियम में। अब यहाँ पर न्यूटन ने साउंड की वेलोसिटी को निकालने के लिए एक एजम्पशन किया और उन्होंने क्या बोला कि जब हमारा साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है गैसियस मीडियम में, तो यहाँ ये जो प्रोसेस है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इसके पीछे इनका लॉजिक क्या था, तो इन्होंने बोला कि भाई आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कुछ इस तरीके का ही होता है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव जब मीडियम में ट्रैवल होता है तो वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन फॉर्म हो रहा है। कंप्रेशन हम लोग किस रीजन को कहते थे, तो वो रीजन जहां मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास हुआ करते थे। तो ये इस रीजन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पार्टिकल्स बहुत पास पास है। तो इस रीजन को मैंने कंप्रेशन कह दिया और वो रीजन जहां मीडियम के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं उसे हमने रेयरफेक्शन कह दिया। ठीक है, तो इस तरह से जब साउंड वेव ट्रैवल करता है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। और आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि भाई अगर आप कहीं पर भी गैस के वॉल्यूम को घटाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो सोचो, ये जो कंप्रेशन वाला रीजन है यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स पास पास आ गए यानी वॉल्यूम घट गया। तो वॉल्यूम घटेगा तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। और जो रेयरफेक्शन वाला रीजन है यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कूलिंग हो जाएगा। तो न्यूटन ने क्या बोला कि जब साउंड वेव इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो कंप्रेशन वाले रीजन में जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी वो रेयरफेक्शन वाले रीजन में ट्रांसफर हो जाएगी। और इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों का ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। और वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसे आपको पता है कि हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ से इन्होंने बोला कि जो साउंड वेव गैसियस मीडियम में ट्रैवल करते हैं यानी एयर में ट्रैवल करता है तो वो जो प्रोसेस है वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन का। तो अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए अगर आप बात करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आपको पता है कि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं यानी दो फंक्शंस अगर एक साथ चेंज हो रहे हो और आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो इसके लिए डिफरेंशिएशन में आपके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया गया था। तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखो
ये जो दोनों फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों ही वेरी कर रहे हैं। और अगर दो फंक्शंस एक साथ वेरी कर रहे हो और मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, तो इसके लिए हम पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट मान के दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते थे और फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का डिफरेंशिएशन कर देते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट मान लिया तो एफ ऑफ एक्स तो बाहर चला जाएगा और जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पहले हमने जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया, इस बार हम कहेंगे कि हमारा जी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है और अगर ये कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो बात क्लियर हो रही है, यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन दोनों का होगा लेकिन बारी बारी से होगा। पहले एक को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किया तो कम से अब याद कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम आती रहेंगी जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, दोनों का ही डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि दोनों ही चीज़ें वेरी कर रही हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो देखो, आज से पहले हमने जब भी डिफरेंशिएशन किया था तो हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करते थे और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। तो इसको कैसे किया जाए, तो देखो आप क्या कीजिए, आप मानकर चलिए कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है ना, इससे आपको चीज़ें आसान होंगी, बाद में हम उसको ठीक कर देंगे। तो अगर सोचो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, dv बाई डी टी प्लस, अब वॉल्यूम का क्योंकि डिफरेंशिएशन कर दिया था तो इस बार इसको कांस्टेंट मान लो और प्रेशर का डिफरेंशिएशन कर दो तो ये आ जाएगा dp बाई डी टी, और ये तो कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब सोचो अगर आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होता तो ये आता, बट हमें तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, चुप मार के इस टाइम को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा ये आ गया। तो बेसिकली मैं आपको उसी पिच पे खिलाना चाहता हूँ जिसकी आपको आदत है। ठीक है, बाकी जब हमारा काम निकल जाएगा तो हम चीज़ों को फिर ठीक कर देंगे। तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इस वी डी पी को इधर भेज दूँ तो पी डी वी इज इक्वल टू माइनस का वी डी पी आ गया। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, तो P आएगा माइनस का वी डी पी बटे में डी वी। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी पी बटे में डी वी बटे में वी, और ये माइनस का साइन मैंने नीचे कर दिया। देखो आप लोग को पता है कि अगर ऐसे लिखा हो तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऊपर भेज देते थे और फिर क्या आता था, तो फिर यही आ जाता था माइनस का वी डी पी बटे में डी वी। तो बेटा यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे इसके आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा क्योंकि उनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर पढ़ा था और उसमें आपको पढ़ाया गया था कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो मैं एक बार तीनों चीज़ें आपको बता देता हूँ फिर से कि इनकी क्या कहानी है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया को तो हम प्रेशर भी कह सकते हैं ना, यानी आप समझ सकते हैं कि हम नॉर्मल स्ट्रेस को प्रेशर कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर दूं तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, तो ये था आपका चेंज इन वॉल्यूम बटे में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम घट रहा हो तो वहाँ माइनस का dV आ जाता था और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा हो तो पॉजिटिव का dV आ जाता था। तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि हमने प्रेशर बढ़ाया है और वॉल्यूम हमारा घट गया है, यानी माइनस का dV आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए और वो है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस बटे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस बटे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या था आपका, तो नॉर्मल स्ट्रेस मेरा प्रेशर के बराबर था और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, तो माइनस का dV बटे में V था। तो ये हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया।
अगर आप लोग को आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैंने बता दिया, आसान मानो मेरा, ठीक है। ओके, तो ये आपको कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम कीजिए, पहले आप ये सारी चीजें लिख लीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं इसे रफ करके और आगे बढ़ सकूं। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं भी मिटाऊंगा इसे। तो देखो, ये जो मेरा ये जो यहाँ चीज नजर आ रही है, सेम यही चीज यहाँ भी नजर आ रही है आपको। तो ये पूरा किसके बराबर है? के बराबर है। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पी की जगह के लिख सकता हूं, और क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए अगर मैं चाहूं तो मैं के की जगह के आइसो लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि के आइसो जो है वो आपका प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साउंड वेव की वेलोसिटी को लेकर क्या फॉर्मूला बताया था? तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बटे में रो। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ के की जगह के आइसो बटा वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के आइसो बटे में रो। तो के आइसो की वैल्यू मुझे पता है ना कि p के बराबर होती है, तो यहाँ पे मैंने p लिख दिया और बटे में रो बोले तो डेंसिटी। अब नॉर्मली तो आपको प्रेशर और डेंसिटी नहीं पता होता, लेकिन हाँ अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करता हूं, यानी बात कर दूं एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें पता है कि प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है लगभग, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या था? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और आपका एयर का जो डेंसिटी होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको काम आएगा। तो 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये दोनों वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो सोचो आपको वेलोसिटी क्या मिलेगा? तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p की जगह आ गया 1.01 इंटू 10⁵, और रो की जगह आ जाएगा 1.293। और इस पूरे को जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको वैल्यू आएगी 280 मीटर पर सेकेंड। बेटा आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग करके देख लेना, आपका यही आएगा। तो ये जो वैल्यू आई है साउंड वेव की वेलोसिटी में, ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। अगर आप एक्चुअल वैल्यू की बात करोगे साउंड की अंदर एयर की, तो वो आता है 332 मीटर पर सेकेंड, जबकि ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है इससे तो कम है ना, और कितने का अंतर है? 15% का अंतर है। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये यहां से आपका न्यूटन्स फॉर्मूला गलत साबित हो गया, क्योंकि अगर न्यूटन्स फॉर्मूला सही होता तो भाई वैल्यू भी सही आनी चाहिए थी, बट वैल्यू तो गलत आ गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को बताया किसने? तो इसे बताया लैप्लास ने, और इसीलिए हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास ने क्या बोला? लैप्लास ने कहा कि भाई ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल हो ही नहीं सकता। क्यों? उसके पीछे उन्होंने दो कारण दिए। पहला कारण तो ये है कि भाई जो साउंड वेव ट्रैवल करता है ये बहुत स्पीड से ट्रैवल करता है। सोचो मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ उसे आप तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या घंटा 2 घंटे का समय लगता है? नहीं, मुझे लगता है शायद मैं अभी बोल रहा हूँ तुरंत आप तक मेरी बात पहुंच जा रही है, यानी कि बहुत फास्ट प्रोसेस है। अब सोचो अगर प्रोसेस इतना फास्ट है तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो प्रोड्यूस हो रहे होंगे यहाँ पे, ये तो और भी ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतना जल्दी जल्दी बन रहे हैं, तो कंप्रेशन में जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, क्या उसे रेयरफेक्शन में जाने का समय मिलेगा? तो शायद नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा है। यानी कंप्रेशन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो कंप्रेशन में ही रह गया, और जो यहाँ कूलिंग हुआ वो यही रह गया, ठीक है। यानी कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में। और वो प्रोसेस जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, उस प्रोसेस को हम लोग कहते थे एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है यह आइसोथर्मल ना होके ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे दो रीजन दिए थे। पहला तो बोला कोई चीजें इतनी फास्ट हो रही है कि हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं मिल रहा। दूसरी बात उन्होंने बोली कि भाई एयर जो है वो तो बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, और अगर एयर बेड कंडक्टर ऑफ हीट है इसका मतलब उसमें हीट बहुत तेजी से फ्लो ही नहीं करता, ठीक है, यानी हीट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो अगर हीट फ्लो ही नहीं कर सकता तो भाई यहां से हीट एनर्जी आएगा कैसे यहाँ पे? सो दोनों लॉजिक समझ में आ रहे हैं? क्या लॉजिक थे लैप्लास के? तो लैप्लास ने जो दोनों बातें कही, इससे इनकी जो न्यूटन की थी वो गलती पकड़ी गई, या ये कह सकते हो कि यहाँ से ये गलत साबित हो गए।
और फिर न्यूटन लैप्लास ने अपना खुद का फॉर्मूला दिया जिसे हम लोग लैप्लास करेक्शन के नाम से जानते हैं। और लैप्लास का असम्पशन क्या था कि ये जो प्रोसेस है ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं लैप्लास वाला। सो लैप्लास करेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये गलत हो गया था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास करेक्शन को आपको और ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिख लीजिए आप लोग। तो बच्चों अगर आप लैप्लास करेक्शन की भी बात करोगे तो यहाँ पर भी तो हम क्या कर रहे हैं, साउंड वेव की वेलोसिटी तो निकाल रहे हैं एयर के अंदर, और साउंड वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है और एयर आपका गैसियस मीडियम है। तो कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर किसी भी गैसियस मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी को लेकर जो फॉर्मूला था वो था v = स्क्वायर रूट ऑफ k बटे में रो। और k का मतलब हो गया वही आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो का मतलब का डेंसिटी हो गया। और क्योंकि ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है इसलिए मैं यहाँ पर k की जगह k एडिया लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि प्रोसेस आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन होता है आप इसे मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को याद है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आपको पता है कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो अगर आप एक एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला था वो ये था PV रेस्टो गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे P का मतलब प्रेशर हो गया, V का मतलब वॉल्यूम हो गया, और गामा जो था आपका वो CP और CV के रेशो को रिप्रेजेंट किया करता था। और आपको पता है कि एयर जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का है, एयर मॉलिक्यूल जो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो गामा की वैल्यू थी वो 7/5 थी। ठीक है, तो इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज करते हैं तो दोनों का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो देखो कहानी यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना, बट क्योंकि हमें तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने की ही आदत है तो मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और बाद में इसको हम ठीक कर लेंगे। तो सोचो अगर आपको दोनों फंक्शंस हैं और दोनों ही वेरी कर रहे हैं तो पहले हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मान लेंगे और प्रेशर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और ये तो पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। अब सोचो कि d/dx ऑफ x की पावर n क्या था, तो n x की पावर n-1। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n x की पावर n-1। ठीक है, और देखो नॉर्मली आपका जो डिफरेंशिएशन हुआ करता था वो कुछ ऐसे था कि d/dx ऑफ x की पावर n, तो ये आता था n x की पावर n-1। तो यहाँ पर देखो हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यानी ऊपर भी x था और नीचे भी x था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए एंड में आपका dv/dt रह जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ जाइएगा क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए एट द एंड वो dv/dt रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रेशर को वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया और प्रेशर का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये आ जाएगा dp/dt। ओके, अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो v⁻γ है इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और इसे मैं लिख रहा हूँ v⁻γ-1 इंटू में v⁻1 और dp/dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहानी है, आपको पता है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो जरा इन दोनों पावर्स को ऐड करना, देखो क्या आता है, तो गामा -1 और +1 ये कट जाएंगे आपस में, बचेगा गामा। तो यही चीज आ गई ना, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी आपको v⁻γ-1 नजर आ रहा है और यहाँ भी v⁻γ-1 नजर आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो दोनों जगहों से v⁻γ-1 को बाहर निकाल सकता हूँ। अगर ऐसा करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा,
तो यहाँ बचेगा गामा पी और डी वी। अब देखो यहाँ पर क्योंकि मेरा काम हो चुका है डिफरेंशिएशन वाला, तो मैंने क्या किया, बहुत प्यार से तरीके से इस डी टी को हटा दिया और किसी को कानो खान खबर भी नहीं होने दी। ठीक है, तो ये हमने डी टी हटा दिया। अब आपने वी रेशो गामा माइनस वन कॉमन निकाला था, तो गामा पी आ गया और ये आपका डी वी आ गया। और यहाँ से भी वी रेशो गामा माइनस वन कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा क्या, वी डी पी एंड इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा जब इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बच जाएगा गामा पी डी वी प्लस का वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब अगर इसमें पॉजिटिव वाले को इधर भेजूंगा तो गामा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस का वी डी पी। अब इसको भी इधर भेज दूंगा तो P इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वी डी पी और डी पी को मैंने इधर कर दिया तो ये आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट स्टेप में इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डी पी बटे में डी वी बटे में वी और माइनस को नीचे लगा दिया, तो ये पूरा। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आपका चेंज इन वॉल्यूम बटे में ओरिजिनल वॉल्यूम है। इसका मतलब ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तो नॉर्मल स्ट्रेस बटे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोले तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इस पूरे की जगह अगर हम चाहें तो हम K लिख सकते हैं। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ पे K की जगह K एडिया लिख देता हूँ। तो मेरा गामा P इज इक्वल टू K एडिया आ गया, तो इसे मैं लिख देता हूँ K एडिया इज इक्वल टू गामा P। तो फाइनली ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता थी पहले, अब मुझे वो पता चल चुकी है। तो मैंने क्या करना है, इसको उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है और देखना है कि मेरी वेलोसिटी क्या निकल के आती है। तो v इज इक्वल टू गामा p बटे में रो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैंने क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो एयर का मॉलिक्यूल होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है और डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए गामा का वैल्यू हमेशा 7/5 होता है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि एयर मॉलिक्यूल इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारा जो एयर मॉलिक्यूल होता है वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। एंड फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और अगर आप एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं तो आपका जो गामा की वैल्यू होती है वो 7/5 होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, क्योंकि वहीं पे मुझे प्रेशर और डेंसिटी पता होती है, तो मैं फिर लिखूंगा एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मेरा जो प्रेशर है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है और मेरा जो डेंसिटी है वो 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ तो मेरा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा की जगह मैं लिख सकता हूँ 7/5 और p की जगह हम लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵ और रो की जगह हम लिख सकते हैं 1.293 और इन सबको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 331.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ साउंड के बहुत करीब है। तो एक्चुअल वैल्यू कितना था आपका, तो एक्चुअल वैल्यू जो था वो 332 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, 331.3, यानी काफ़ी करीब पहुँच गए ना। यानी हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा ये जो लैप्लास वाला करेक्शन था ये सही है और न्यूटन वाला जो फॉर्मूला था वो गलत है। सो बच्चों ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपके CBSE में क्वेश्चन आता है और ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक का ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी आपका नीट और जेई की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बढ़िया से पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।